सो द स्टेटमेंट रिटन अंडर द मेन फंक्शंस आर द मेन बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन, और इस मेन फंक्शन के आगे जो ब्रेसेस के अंदर, उस ब्लॉक के अंदर जो भी लिखेंगे वो मेन की बॉडी होगी, उसे बॉडी ऑफ मेन फंक्शन कहते हैं। द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन इज इनक्लोज इन द ब्रेसेस, ये जो ब्रैकेट्स हैं इन्हें ब्रेसेस कहते हैं। इन ब्रेसेस की फॉर्म में लिखा जाएगा, इसके पैकेट के अंदर यानी कि पेयर के अंदर लिखा जाएगा। दीज ब्रेसेस आर कॉल्ड डेलीमीटर्स, ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज है, इन्हें डेलीमीटर्स कहते हैं। इस वाली ब्रैकेट को हम कहेंगे विल कॉल्ड ओपनिंग ब्रेस, और ये वाली जो होगी वो क्लोजिंग ब्रेस होगी। एक ओपनिंग ब्रेस और एक क्लोजिंग ब्रेस। अब आते हैं अपने सी प्रोग्राम की स्टेटमेंट की तरफ, कि अब ये तीसरा उसका हिस्सा है। 3 हिस्से मैंने बताया ना स्टार्ट पे, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, मेन फंक्शन और सी स्टेटमेंट। अब हम बात करेंगे सी स्टेटमेंट्स की। अ प्रोग्राम स्टेटमेंट इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम की स्टेटमेंट होती है वो एक फंडामेंटल यूनिट है। कोई ऐसा प्रोग्राम हो ही नहीं सकता जिसमें प्रोग्राम की स्टेटमेंट ना हो। तो प्रोग्राम लिखा ही प्रोग्राम स्टेटमेंट की मदद से जाता है। तो ये एक फंडामेंटल यूनिट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। इट इज एन इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर टू डू समथिंग। असल में ये वो तमाम इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम मशीन को देते हैं। इससे पहले तो सारा हमारा अपना एक इन्वायरमेंट है ना जिसमें हम काम करेंगे, तो हमने अपना बेसिकली इन्वायरमेंट सेट कर रहे हैं ना। लेकिन असल में मेन के अंदर जो ब्रेसेस के अंदर जो लिखा जाएगा जिसे सी की स्टेटमेंट्स कहते हैं, असल वर्किंग वो है जो कंप्यूटर ने परफॉर्म करनी है। ये बेसिकली असल वो इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं जो मशीन के लिए हैं, खास मशीन के लिए हैं, जो मशीन ने परफॉर्म करके देनी है हमें। टिपिकली इन सी प्रोग्राम द लाइब्रेरी फंक्शंस आर कॉल्ड फॉर एग्जीक्यूशन इन द मेन बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। आमतौर पर होता यही है कि हम जो लाइब्रेरी इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसके फंक्शन को अपनी बॉडी में यूज कर लेते हैं। जैसे आपको पहले मैंने एग्जांपल दिखाई थी, उसके अंदर हमने प्रिंट एफ यूज किया, किस लिए? एक स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट करवाने के लिए। वो डबल कोट्स में जो लिखा था वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर जो आपने लिखा था माई फर्स्ट सी प्रोग्राम, वो एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट होना है। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट एफ फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले अ मैसेज और आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। आपके प्रोग्राम की आउटपुट और मैसेज को डिस्प्ले करवाने के लिए हम आमतौर पर प्रिंट एफ फंक्शन यूज करते हैं, जो कि stdio.h के अंदर डिफाइंड है। एक और इंतहाई इंपॉर्टेंट बात वो क्या है कि ईच स्टेटमेंट ऑफ द सी प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड विद सेमीकोलन। ये बात याद रखनी है आपने, ये मैंने पहले भी डिफाइन कर दी है कि आपके सी प्रोग्राम की हर एक स्टेटमेंट सेमीकोलन के साथ एंड होगी। अगर आप सेमीकोलन लगाना भूल गए तो इसका मतलब आपकी स्टेटमेंट में एरर आएगा। सेमीकोलन जो होता है इसे स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं। सी लैंग्वेज में जो सेमीकोलन हर लैंग्वेज स्टेटमेंट के एंड पे आप लिखेंगे उसे स्टेटमेंट का टर्मिनेटर कहते हैं। ये स्टेटमेंट टर्मिनेशन को शो कर रहा होता है कि यहां पे ये स्टेटमेंट एंड हो गई है, एक जुमला मुकम्मल हो गया। जिस तरह इंग्लिश में हर एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के बाद आप फुल स्टॉप लगाते हैं, इसी तरह सी लैंग्वेज में हर एक स्टेटमेंट को लिखने के बाद आप सेमीकोलन लगाएंगे, जो इस बात की निशानदेही करेगा कि ये नाम यहां पे ये स्टेटमेंट एंड हो गई है। If statement terminator is missing at the end of any statement, then error message will be reported by the C compiler during the compilation process. Statement missing. अगर आप सेमीकोलन लगाना भूल गए तो वो ये एरर आपको देगा, कंपाइलर एरर देगा कंपाइलेशन के दौरान। वो क्या एरर होगा? कि स्टेटमेंट मिसिंग, कि आपकी स्टेटमेंट मिसिंग है, कंप्लीट नहीं है। क्योंकि सी कंपाइलर को ये पता है कि जब सेमीकोलन आना है तब ही स्टेटमेंट खत्म होनी है, अदरवाइज वो स्टेटमेंट खत्म कंसीडर नहीं करेगा, वो एंड ऑफ स्टेटमेंट कंसीडर कर ही नहीं सकता। आप जितने मर्जी एंटर प्रेस करके नीचे आगे लिख लें, एंटर की कोई कीमत नहीं है उसकी नजर में। हाँ, एक सेमीकोलन लगा देंगे तो वो अंडरस्टैंड कर लेगा कि हाँ यहां पे ये स्टेटमेंट एंड हो गई है। सी लैंग्वेज इज द केस सेंसिटिव लैंग्वेज। इंतहाई इंपॉर्टेंट बात,
मैंने स्टार्ट में कहा था आज का लेक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट है। मेजॉरिटी रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने स्टडी करने हैं। मेजॉरिटी। केस सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है? बचपन में आपने पढ़ा होगा छोटी एबीसी बड़ी एबीसी, क्या फर्क है इन दोनों में? यकीनन आपके ज़हन में आंसर आएगा जनाब कोई, दोनों में कोई फर्क नहीं है। एक स्मॉल कैप्स के अंदर लिखा जाता है, एक लार्ज कैपिटल कैप्स के अंदर लिखा जाता है। एक छोटी एबीसी एक बड़ी एबीसी है, ए का मतलब ए ही है, वो छोटा हो या बड़ा हो ए ही होता है। लेकिन जनाबे वाला सी लैंग्वेज के नज़दीक इन दोनों में फ़र्क है। कैपिटल ए और स्मॉल ए इन दोनों में फ़र्क है। क्यों फ़र्क है? क्योंकि आपका कंप्यूटर यूज़ कर रहा होता है आस्की कोड को। आपके कंप्यूटर का जो सीपीयू है वो आस्की टेबल को अडॉप्ट करता है, और आस्की टेबल हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। आपने पार्ट 1 में पढ़ा होगा कि आस्की टेबल में कैपिटल ए की वैल्यू क्या होती है 65 और स्मॉल ए की वैल्यू होती है 97। तो बोथ वैल्यूज आर डिफरेंट। तो सीपीयू के नज़दीक इन दोनों में फर्क है। कुछ लोग अपने नाम लिखते हैं, जैसे अहमद एक नाम है ना अहमद, तो अहमद में कुछ लोग AHMAD इस्तेमाल करते हैं, कुछ AHMED इस्तेमाल करते हैं। अब बज़ाहिर तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों अहमद ही हैं, लेकिन कंप्यूटर के नज़दीक अहमद ए वाला और अहमद ई वाला, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप ए के साथ ढूंढने शुरू कर देंगे, वो कहेगा रिकॉर्ड फाउंड ही नहीं है, रिकॉर्ड मिला ही नहीं है मुझे, हालांकि रिकॉर्ड अहमद ईडी के साथ 6 रिकॉर्ड पड़े हैं। वो एरर देगा जनाब नॉट रिकॉर्ड फाउंड। तो केस सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि आपकी जो लैंग्वेज सी लैंग्वेज है इसके अंदर कैपिटल ए में और स्मॉल ए में फ़र्क है। इसलिए यह चीज का ख्याल आपने रखना है कि सी लैंग्वेज के अंदर हर स्टेटमेंट ऑफ सी प्रोग्राम इज नॉर्मली रिटन इन लोअर केस लेटर। हमारी कोशिश ये होती है कि हम सी स्टेटमेंट को लोअर केस में लिखें, बट इट डजंट मीन कि आप कैपिटल में नहीं लिख सकते। लिखो, आपके जो वेरिएबल का नाम है वो कैपिटल में रख लें। आप जो आइडेंटिफाइड डिफाइन कर रहे हैं, जो चीज़ें आपकी डिफाइंड शुदा हैं, आप उनको जैसे मर्जी रखें, लेकिन जो स्टेटमेंट्स हैं वो आमतौर पर हम लोअर केस में लिखेंगे। आप कैपिटल में लिख के देख लें, कंपाइलर उठा के वापस कर देगा, आपको कह देना आप कोई फ़ायदा नहीं है सेंड करने का मुझे, क्योंकि आपने मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस की पैरवी नहीं किया। तो याद रखिएगा कि लैंग्वेज में काम करने के लिए लैंग्वेज के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको फॉलो करना इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उनको फॉलो नहीं करेंगे तो ये नुकसान आपके लिए होगा, कंपाइलर को इससे फर्क नहीं पड़ेगा। फाइनली लेक्चर की समरी पे आते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा। आज के लेक्चर में जनाबे वाला सबसे पहले हमने बात स्टार्ट की थी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम की, कि सी प्रोग्राम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है। फिर हमने उसके प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की बात की। उसके अंदर डिटेल में जब हम गए तो हमें पता लगा जनाब इंक्लूड और डिफाइन दो डायरेक्टिव्स उसके अंदर इस्तेमाल होती हैं। हमने इन दोनों को अच्छे तरीके से डिफाइन कर लिया। फिर हमने हेडर फाइल्स की बात की, उसके बाद हमने मेन फंक्शन की बात की। फिर हमने इस स्ट्रक्चर के लास्ट सेक्शन की जिसका नाम था सी प्रोग्राम स्टेटमेंट, हमने इसको देखा और इससे मुतल्लिका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये रूल्स एंड रेगुलेशंस पेपर पे साथ साथ नोट डाउन किए होंगे, या अगर बुक आपके पास है तो आपने बुक पे हाईलाइटर के साथ हाईलाइट कर लिए होंगे। आई विल एडवाइस यू कि लेक्चर को सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं होता। देखिए, लेक्चर मैंने पढ़ाया, मुझे एक चीज़ आती है, मैंने पढ़ा दिया। वीडियो लेक्चर मैंने दे दिया, वो वीडियो लेक्चर हो या फिजिकल लेक्चर हो, डजंट मैटर। सिर्फ लेक्चर आपके लिए काफ़ी नहीं होता। उस लेक्चर के बाद जो अगला काम होता है ना, फिनिशिंग का, जो पोस्टमार्टम आपने खुद करना होता है उस कॉन्सेप्ट और उस लॉजिक के ऊपर, असल लर्निंग आपकी वो होती है। तो ये ना सोचा करें कि जी लेक्चर सुन लिया 40 मिनट का या 20 मिनट का या 25 मिनट का, जितने मिनट का भी है, आपने लेक्चर सुन लिया तो इसका मतलब आपने बस हक अदा कर दिया अपने टॉपिक का। नो, आपने अपने टॉपिक का हक अदा नहीं किया। आपने बेसिकली क्या किया, आपने सिर्फ उस चीज को सुना। अब अगला जो काम क्या है, समझना, वो आपने समझना है। कोशिश किया करें कि लेक्चर को सुनने के बाद आप खुद इटसेल्फ उसके ऊपर पोस्टमार्टम किया करें, उसकी चीजों को खुद समझा करें, फिर उसको अपने नोट्स तैयार किया करें।
अपने वर्ड्स में चीज़ों को डिफाइन कर लिया करें। ऑब्जेक्टिव जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं उनको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हाईलाइट कर लिया करें। जो शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं उनको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे कर लिया करें। जो लॉन्ग के हवाले से उनको लॉन्ग के हवाले से नोट कर लिया करें। तो अपने नोट्स ज़रूर बनाया करें। मैं आपको सजेशन ये देता हूं कि यार आप दूसरे अदारों के नोट्स ना लें, आप अपने नोट्स खुद डिज़ाइन करें, खुद बनाएं अपने नोट्स, क्योंकि वो आपको समझ होगी आपने क्या लिखा हुआ है, आपको हर चीज़ की समझ आई होगी आपने क्या लिखा है, आपको पता लग रहा होगा आपने क्या किया है। हर चीज़ आपको खुद जब हाथों से लिख रहे होंगे आपको पता मैंने यहाँ पे क्यों लिखी ये बात। तो अपने नोट्स के इस्तेमाल से चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा आपके लिए। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर को आप लोगों ने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।